एक ग्रुप फोटो एक मिनट, आप भी इधर आ दोनों से। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक विशेष कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम घरोंडा में होने जा रहा है। तो उस कार्यक्रम के हेतु आपके दर्शन करने का भी अवसर मिला। एक बात दो बात मैं अपनी कह लूँ, फिर उसके बाद आपके सवाल के। आज हरियाणा प्रदेश में आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बने हुए लगभग 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 5 साल की पहली टर्म थी, 4 साल की दूसरी। 26 अक्टूबर को 2019 को मनोहर लाल जी ने दोबारा मुख्यमंत्री शपथ की ली थी और उसके पश्चात 4 साल अब पूरे हुए। इन 9 साल के अंदर जो सरकार, जो हमने वायदा किया था जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी, हमने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरा एक कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, ये लक्ष्य को लेकर हमारी सरकार सत्ता में आई थी, सरकार बनी थी। तो इन 9 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि हर क्षेत्र का विकास हो। यानी 90 की 90 विधानसभाएं, चाहे वो विधायक सत्ता पक्ष के हों, चाहे वो विधायक विपक्ष से हों, हर क्षेत्र में विकास आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ है। इससे पहले की सरकारें या जो मुख्यमंत्री रहे, मेरा ये मानना है कि उन्होंने विकास तो किया, लेकिन अपने अपने क्षेत्र का विकास किया। जैसे चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, विकास उन्होंने किया सिर्फ भिवानी का विकास। फिर चौधरी भजनलाल जी आए मुख्यमंत्री, उन्होंने विकास किया हिसार का। फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आए, उन्होंने विकास किया सिरसा का। और फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, तो विकास हुआ केवल रोहतक का। जो समग्र विकास या सबका विकास जो था, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। और विकास की दृष्टि से मेरा ये मानना है कि जितना इस 9 साल के अंदर विकास हुआ है, शायद पिछले 20-25 वर्ष के अंदर नहीं हुआ। और हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ। सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा कि हर कार्य के अंदर पारदर्शिता कैसे आए, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो हमारी भर्तियां हुई हैं, लगभग 1,15,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। और उन सरकारी नौकरियों के अंदर जो पारदर्शिता रही है, जिस प्रकार से भर्ती हुई है, आज जो गरीब आदमी है, जो गांव के अंदर बैठा हुआ है,
लेकिन वो बहुत अच्छा उसका जो शिक्षा है या जो ब्रिलियंट जो व्यक्ति है, जो युवा है, उसको ये आसबंदी है कि मेरी भर्ती बिना पैसे के, बिना सिफारिश के हो सकती है। उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा का युवक जो है वो पढ़ाई की ओर अग्रसर हुआ। दूसरा विशेष काम जो हमारी सरकार की तरफ से किया गया वो है खेलों के प्रति युवाओं को आकर्षित करना, खेलों के प्रति उनको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे वो स्टेडियम है या उनकी खुराक है या उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वो सब उपलब्ध कराया गया। और उसके साथ साथ जो एक राशि 6 करोड़ रुपए की जो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लाने वाला युवा है उसको 6 करोड़, सिल्वर मेडल को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल को 2.5 करोड़, जब से अब तो एशियन गेम्स के अंदर भी जो मेडल लेकर के आए हैं गोल्ड मेडल के लिए 3 करोड़ की राशि तय की। और पहली बार जो एशियन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेंट्स भी थे जिन्होंने केवल भाग लिया, उनको भी 15-15 लाख रुपया देना। प्रदेश के अंदर युवाओं का विकास एक अच्छी दिशा के अंदर जाए, आपसे मिलना हुआ है। मेरे विधानसभा कार्यकाल के अंदर पिछले 4 साल के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए, जैसे विधानसभा को ई विधानसभा। हमारी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जिसमें 18 MOU हुए हैं अभी तक केंद्र सरकार के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ। उसमें से हमारी सरकार, हमारी जो विधानसभा है वो तीसरी है जो पूरी तरह से ई विधानसभा बनी, जिसका परिणाम लगभग 6 से 7 करोड़ रुपया हर साल जो कागज़ पर खर्च होता था वो उसकी बचत हुई। और मैं ये समझता हूँ कि कागज़ की बचत का मतलब ये है कि पर्यावरण, क्योंकि कागज़ बनाने के लिए पेड़ कटते हैं और अगर कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो पेड़ काटने की भी आवश्यकता नहीं होगी, और जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा। एक बड़ा निर्णय हमने किया कि पिछले 48 साल, मतलब यूँ कह लीजिए 53 साल से हरियाणा विधानसभा के रूल्स रेगुलेशंस जो थे वो पंजाब के रूल्स के ऊपर चलते थे, अपने रूल्स नहीं थे हरियाणा विधानसभा के। लगभग 53 साल के बाद हमने अपने हरियाणा विधानसभा के अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं। बहुत सारे रूल्स के अंदर अमेंडमेंट भी की है जहां आवश्यकता थी, और जो पंजाब के रूल्स थे अब वो हरियाणा रूल्स के नाम से, विधानसभा रूल्स के नाम से जाने लगे। तो इस प्रकार से आज मैं समझता हूँ कि विधानसभा परिसर में लगभग 50 वर्ष के पश्चात डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आदमकद मूर्ति, उसकी स्थापना हमने की विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर हमारी कुरुक्षेत्र की पवित्र पावन भूमि का जो भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश देते हुए अर्जुन जी को जो रथ के ऊपर, उसकी भी स्थापना हमने विधानसभा के अंदर परिसर में की। तो मैं समझता हूँ कि विधानसभा को लेकर के और बहुत सारे निर्णय, जो विशेष तौर पर एक निर्णय किसी भी विधानसभा में नहीं, अब 1-2 विधानसभा में हमने उसके बाद हुआ कि हमारे विधायक केवल जब विधानसभा सत्र होता था केवल उस समय प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन हमने अब एक ऐसी व्यवस्था की है
कि कोई भी माननीय विधायक पूरे साल के अंदर हर महीने 3 प्रश्न, चाहे सत्र हो चाहे ना हो, 3 प्रश्न किसी भी विभाग से पूछ सकता है। तो ये नई जो प्रक्रिया हमने शुरू की है, बहुत सारे प्रदेशों के अंदर मुझे जाने का भी मौका मिला, हमने उनके अंदर रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करके ये प्रक्रिया को शुरू किया। हमारा मकसद ये है कि विधानसभा के अंदर पारदर्शिता, हमारी विधानसभा को लेकर के देखो कहीं ना कहीं कमी रही है, तभी तो उसको हमने ब्लैक लिस्ट किया है, लेकिन उसका खमियाजा जनता को ना भुगतना पड़े, इसका सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायतें दी गई कि वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर आईडी को लेकर के स्पेशल कैंप लगाएं, और जहाँ जहाँ भी कहीं आईडी के गलती है उस आईडी को अंदर सुधार किया जाए। ये सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। अनिल विज के फैसले से हड़कंप मचा हुआ है प्रदेश में, 372 आईओ एकदम से सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। इसका क्या माने कि कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि लचर नहीं है, कानून व्यवस्था के ऊपर सरकार जो है नियमों के अनुसार अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है, और वो निर्णय अनिल विज जी ने किया है। सर हरियाणा जारी उसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि 2026 में दोबारा से परिसीमन होने जा रहा है, डिलिमिटेशन होने वाली है। अनुमान ये है कि उस डिलिमिटेशन के पश्चात हरियाणा प्रदेश में 125 विधानसभा क्षेत्र होंगे। आज की जो हमारी विधानसभा का हॉल है, सदन जो है, उसमें बैठने की कैपेसिटी 90 से 91 भी नहीं है, 90 भी जो हमने एडजस्ट किए हुए हैं बड़ी मुश्किल से किए हुए हैं। अगर हमें 2026 के अंदर 125 विधायक बनने हैं तो उसके लिए अभी से हमें सोचना पड़ेगा। तो उस दृष्टि से, और एक चीज़ और मैं जो आपसे साझा करना चाहूँगा कि मीडिया 1966 में हमारी विधानसभा बनी थी, उस समय केवल कुछ समाचार पत्र थे, 100-150 हों, और वहाँ की जो सिटिंग कैपेसिटी हमारी विधानसभा की है वो 38 है। तो वो उस चीज़ को भी देखते हुए कि 1966 के बाद बहुत चेंज आई है, मीडिया के समाचार पत्रों में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी आया है, सोशल मीडिया भी आया है। तो उस दृष्टि से भी हमें विधानसभा का सदन जो है वो भवन है वो आवश्यकता है। हमारे किसी भी मंत्री के पास आम तौर पर सभी विधानसभाओं में, और जो हमारी विधानसभा की कमेटीज़ हैं उनके चेयरमैन्स के पास विधानसभा बिल्डिंग के अंदर बैठने की व्यवस्था रहती है। चेयरमैन हैं, मंत्री हैं, विधानसभा सत्र के दौरान भी फाइलें करनी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी एक मंत्री के पास भी कोई एक भी कमरा नहीं है। तो ये मैं सारी चीज़ें दिक्कतों को देखते हुए हमने एक प्रक्रिया शुरू की है कि विधानसभा का नया भवन और अच्छा भवन वो बनना चाहिए। तो मुझे पूरी आशा है कि करनाल के अंदर बैठना, आज मैं ये मानता हूँ कि आज अपने आप को सब लोग सुरक्षित मानते हैं, किसी को कोई खतरा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हाल था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर के देखिए कि आम आदमी अपने को सुरक्षित मान रहा है। उसको आज ये जो गिरोह थे, लुटेरे थे, या जो फिरौतियाँ मांगते थे, आज उनके अंदर कमी आई। मैं ये नहीं कह रहा कि ख़त्म होगी, लेकिन उसके अंदर कमी आई है, बहुत कम हुआ है। तो फिर भी अगर आप ये मानते हैं कि यूपी के गुंडे हरियाणा में आ गए हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा में जो क्राइम कंट्रोल है, जो उसके ऊपर पूरी तरह से जो सरकार का नियंत्रण है, और कहीं भी कोई भी ऐसा क्राइम नहीं है कि जिसकी क्राइम होता है। ये बात नहीं, ठीक है कि क्राइम होता है, लेकिन
क्राइम का फॉलोअप और क्राइम को ढूंढने का, उसको सजा दिलाने का काम सरकार कर रही है। नूह दंगों में जिस तरह से इमाम खान के खिलाफ जो है केस रजिस्टर किया गया, तो विधानसभा स्तर पर कुछ एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, हमारे विधानसभा के नियमों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यदि किसी विधायक के खिलाफ कोई भी FIR होती है तो उसके खिलाफ एक्शन, यदि उनको सज़ा होती है फिर उसके बाद प्रावधान है कि यदि 2 साल से ज़्यादा सज़ा होती है तो फिर उसको डिबार कर दिया जाता है, उसकी मेंबरशिप चली जाती है, ये ऑटोमेटिक चली जाती है। किसी भी विधायक को 2 साल से ज़्यादा सज़ा होती है तो उसकी जो सदस्यता है अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विधानसभा ने तो केवल जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको केवल इन्फॉर्म करना होता है कि इस प्रकार से 2 साल की सज़ा हुई, वो चले गए। ऐसे ही जैसे अभी आपने देखा हमारे वहाँ प्रदीप चौधरी को 2 साल की सज़ा हुई थी तो ऑटोमेटिकली उनकी सदस्यता चली गई थी। जब उसको रिलीफ मिल गया जाकर के हाई कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, तो हमने उसको फिर बहाल कर दिया। भूपिंदर हुड्डा ने कहा है कि कहावत है कि हरियाणा के अंदर के भी आओ बैठो चलो बैठ करके पंचायत चुन लें। हाँ जी, पंचायत चुन लें। उन्होंने कहा कि सरपंच तो मैं हूँ ही, बाकी तुम देख लो। अपने आप को चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, बाकियों को सिरा डिप्टी CM कह रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर अपने आप को घोषित कर दिया उन्होंने, बाकी वो कह रहे हैं कि डिप्टी CM आप चुन लो। अब CM तो बने नहीं, डिप्टी CM कैसे चुनने लगे? हरियाणा सरकार अंतिम काफी देखिए, कमी है। ये देखिए जो आपने कहा है, मैं इसको मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कमियां हैं। जो उद्देश्य को लेकर के आप जो हमने ID बनाई है उसका मकसद ये है कि पारदर्शिता आए, हर प्रॉपर्टी की जानकारी हो, प्रॉपर्टी ऑन पोर्टल के ऊपर हो, लेकिन उसके अंदर उसको सूचीबद्ध करते हुए कुछ कमियां, उनका उद्देश्य तो मकसद ये था कि हम सारी की सारी प्रॉपर्टी को, चाहे वो गांव की प्रॉपर्टी है चाहे वो शहर की प्रॉपर्टी है, उसको हम सूचीबद्ध करें ताकि सही आकलन किया जा सके, लेकिन वो उसके अंदर कुछ कमियां रही हैं। और जिसने भी जो कमी रही है, अब आपने कहा कि याशी कंपनी को डिबार किया, ब्लैक लिस्ट किया और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई, तो निश्चित तौर पर जहाँ कोई गलती किसी ने किया उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सर, हरियाणा से देखो, कहीं ना कहीं कमी रही है तभी तो उसको हमने ब्लैक लिस्ट किया है, लेकिन उसका खमियाजा जनता को ना भुगतना पड़े, इसका सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। और सिर्फ डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायतें दी गई कि वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर ID को लेकर के स्पेशल कैंप लगाएं और जहाँ जहाँ भी कहीं ID के गलती है उस ID को अंदर सुधार किया जाए। ये सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। अनिल विज के फैसले से हड़कंप मचा हुआ है प्रदेश में, 372 IO एकदम से सस्पेंड करने के आदेश दी गई है। इसका क्या माने कि कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि लचर नहीं है, कानून व्यवस्था के ऊपर सरकार जो है नियमों के अनुसार अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है, और वो निर्णय अनिल विज जी ने किया है। सर, हरियाणा इधर तो क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और 2 प्रदेशों के अंदर जो वहाँ भी सरकार बन सकती है, लेकिन कुछ अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन चुनावों के अंदर भी और जो आने वाला 2024 का लोकसभा का चुनाव, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी और तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे
ये मैं नहीं कह रहा, देश की एक एक जनता कह रही है कि देश के लोगों के ये आवाज़ है कि 2024 के अंदर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना देश के लिए ज़रूरी है। देश तय करते हैं, स्थिति को देख करके उसके ऊपर निर्णय लेते हैं, परिस्थिति को देख करके। आप नरेंद्र मोदी जी की कैपेसिटी 75 साल तो ये तय करते हैं कि उस टाइम थोड़ा सा व्यक्ति बुढ़ापा हो जाता। आज नरेंद्र मोदी जी एक दिन के अंदर 16 घंटे या 18 घंटे काम करते हैं और 18 घंटे के अंदर कहीं आपको उनके शरीर पर कभी थकान नज़र नहीं आएगी। तो हमें एज की बजाय उनकी काम करने की क्षमता, उनकी जो दिलो दिमाग है उसके बारे में ज़्यादा सोचना। आपने जिक्र किया कि उन्होंने क्षेत्रवाद के तहत जो है हरियाणा में शासन किया, उनमें से 2 परिवार आज बीजेपी के साथ हैं। देखिए, तो मैंने उस टाइम की परिस्थिति बताई आपको कि कहाँ किस प्रकार से उन लोगों ने विकास किया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश का विकास किया। और मैं आज एक चीज़ और आपसे कहूँगा, चाहे जो मैंने चारों मुख्यमंत्री कहे, उनमें जो उत्तरी हरियाणा है, उत्तर क्षेत्र का पूरी तरह से उपेक्षा हुई। चाहे वो पंचकुला ज़िला था, चाहे वो अम्बाला ज़िला था, चाहे वो यमुनानगर ज़िला था, कुरुक्षेत्र था, करनाल, इनकी उपेक्षा हुई है। लेकिन अब आदरणीय मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर यहाँ भी विकास हुआ है, लेकिन अब गुरुग्राम के अंदर भी विकास हुआ है, फरीदाबाद के अंदर भी विकास हुआ है, हिसार के अंदर भी विकास हुआ है, हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है। मतलब जब भी SYL पर कोई फैसला आता है तो तुरंत जो है पंजाब में विधानसभा सत्र बुलाया जाता है। हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या हरियाणा इस मुद्दे को लेकर उतना गंभीर नहीं है जितना पैरोकार जो है पंजाब सरकार का? क्या सत्र बनाने से पानी मिल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जो हमारा देश का सबसे बड़ा एक कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, चाहे वो पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे वो कोई भी प्रदेश है, उसको मान्य होता है और मान्य होना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने से इनकार करती है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हमें पूरी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को जल्द से जल्द लागू करवाए। सर, रोजगार का ये मिथ है। जितनी आप 10 साल के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऑन रिकॉर्ड है कि 74,000 या 75,000 नौकरियां दी थी, हमारी सरकार ने 1,15,000 दी है। उसका विवरण भी दिया है कि ये 15 दी है। ये एक मिथ्य खड़ा किया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि आज ये जो झूठ फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, इस झूठ को रोकने के लिए ही ये जो जन संवाद के कार्यक्रम हैं, स्थान स्थान पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, सभी मंत्रियों को भी कहा है और अब तो सभी विधायकों को भी कहा है कि जनता के बीच में जा कर के जन संवाद करिए और उनको जो सरकार की उपलब्धियां हैं, हरियाणा सरकार की, जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, वो जब उन तक जाएंगी, स्थान स्थान पर जाएंगी, तो निश्चित तौर पर ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये दूर होगा।